हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो में अंदर हम एचटेट जो टीजेटी साइंस 2021 में जो हुआ था उसमें जो फिजिक्स के क्वेश्चन थे हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। और इस वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच साइंटिस्ट गेव द कंसेप्ट ऑफ फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स अराउंड द न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं वो फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स में रिवॉल्व करते हैं। मान लो ये आपका न्यूक्लियस है, ये उसका फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, मतलब ये एनर्जी लेवल्स है। इन एनर्जी लेवल्स में ही क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ये कंसेप्ट किसने दिया था कि न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स होते हैं। मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी रिवॉल्व करेगा, यहाँ पे भी रिवॉल्व, मतलब ऐसा नहीं है कहीं पे भी रिवॉल्व कर सके। कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट है उन्हीं में रिवॉल्व करेगा, या तो इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, या इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, या आगे नेक्स्ट इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, या फिर इस ऑर्बिट में। मतलब ऐसा नहीं है कि उसकी मन की मर्जी नहीं चलेगी, कहीं पे भी वो रिवॉल्व करे। फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड उसी में रिवॉल्व करते हैं। तो ये कंसेप्ट किसने दिया था? जे थॉमसन ने दिया था, नील बोर ने दिया था, अर्नस्ट रदरफोर्ड ने दिया था, या विलियम क्रुक्स ने दिया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नील बोर। तो नील्स बोर ने अपने 3 पोस्टुलेट दिए थे। सेकंड पोस्टुलेट में उसने यही कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम एम वी आर, ये एल क्या है यहाँ पर, एंगुलर मोमेंटम है, जिसका एंगुलर मोमेंटम जो है एम वी आर। मतलब अगर कोई चीज सर्कल में रिवॉल्व करती है तो एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है, एम मास वी स्पीड आर रेडियस। तो एम वी और आर की जो मल्टीप्लाई है उसी को हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई। मतलब एच अपॉन टू पाई एक ऐसा नंबर है, इसी का इंटीग्रल मल्टीपल होगा आपका एंगुलर मोमेंटम। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर आप फर्स्ट ऑर्बिट में ये एल एन लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनथ ऑर्बिट, मतलब एनथ ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम आ गया ये। तो अगर हम देखें कि अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम निकालें तो एच अपॉन टू पाई आ जाएगा, एन की जगह 1 रख देंगे। तो ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट। इस पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। और ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेकंड ऑर्बिट। और ऐसे ही अगर आपको एंगुलर मोमेंटम थर्ड ऑर्बिट का निकालना हो तो एन की जगह 3 रख दो। एंगुलर मोमेंटम अगर फोर्थ ऑर्बिट का निकालना हो तो एन की जगह 4 रख दो, ये 4 रख दीजिए यहाँ पर। तो हमेशा जो एंगुलर मोमेंटम होता है किसी भी ऑर्बिट का वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है एच अपॉन टू पाई का। तो अगर एक गुणा फर्स्ट ऑर्बिट का निकाल रहे हो तो 1 रख दो, सेकंड ऑर्बिट का निकाल रहे हो तो 2 रख दो, थर्ड ऑर्बिट का निकाल रहे हो तो 3 रख दो। तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ही ले रहा है। आपकी मर्जी नहीं है कि कोई भी वैल्यू उसकी होगी। तो एंगुलर मोमेंटम जो है क्या है, कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज है। सो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। ऐसे ही जो एनर्जी लेवल्स है, कुछ फिक्स्ड एनर्जी लेवल होते हैं जिनकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स्ड होती है। तो हमारी एनर्जी भी क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज का मतलब कुछ पर्टिकुलर वैल्यू रखेगी, ये नहीं कि कोई भी वैल्यू उनकी आ जाएगी। तो ये था कंसेप्ट जिसमें नील बोर ने कहा था कि एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड होता है और एनर्जी भी क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है। और ये मैथमेटिकली उन्होंने निकाली भी थी। फिर आता है जे मतलब फिर हम कुछ ये पढ़ लेते हैं कि हमारे कितने फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। हमारे 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये भी पूछा जा सकता है कि फंडामेंटल विच इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल। तो 3 नाम दे के एक फोर्थ नाम अदर दे देगा। तो ये आपके 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। तो अब अगर हम देखें कि प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने करी थी, तो प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने करी थी। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने करी थी। न्यूक्लियस की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने करी थी।
इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने करी थी। ये तो आपको जरूर पता होना चाहिए कि किसकी डिस्कवरी किसने करी थी। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, जिसका राइट आंसर था नील बोर। नील बोर ने अपने पोस्टुलेट में ये बात कही थी कि फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड जिनमें वो रिवॉल्व करता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंसेस ज्वाइंट इन पैरेलल, मतलब दो रेजिस्टेंस है, मान लेते हैं R1 एंड R2। जब उनको किस में जोड़ा जाता है, पैरेलल में, तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब होता है रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, मतलब उन दोनों का जितना इफेक्ट है उनको हटा के अगर हम एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो उसको कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मतलब जितना काम ये दोनों मिलके करेंगे उतना काम ये अकेला कर देगा, वो होता है इफेक्टिव रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंसेस ज्वाइन इन पैरेलल, मतलब मान लेते हैं दो रेजिस्टेंस है R1 एंड R2, जब उनको किस में जोड़ा गया, पैरेलल में जोड़ा गया, तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट कितना दे रखा है, 6/5 ओम गिवन है। ठीक है। व्हेन वन ऑफ द, फिर आगे कह रहा है व्हेन वन ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज ब्रोकन, मतलब पहले ये भी एक रेजिस्टेंस वायर है, ये भी एक रेजिस्टेंस वायर है। हम मान लेते हैं इसको ब्रेक, रेजिस्टेंस वायर का मतलब जिस वायर का रेजिस्टेंस होता है, तो उसको हम वायर शो न करा के उसके रेजिस्टेंस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। कहता है व्हेन वन ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज ब्रोकन, जब एक रेजिस्टेंस वायर को ब्रोकन किया गया, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिकम 2 ओम। मान लेते हैं आपकी ये रेजिस्टेंस वायर है जिसको आप ब्रोकन करना चाहते हो, तोड़ना चाहते हो, तो आपने इसको तोड़ दिया, ये क्या बचा, सिर्फ R1 बचा। तो इसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा, इन दोनों का जो इफेक्ट, इसका तो कुछ है ही नहीं, इसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा वो R1 के इक्वल ही आ जाएगा। मतलब ऐसे केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है या इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, वो किसके इक्वल आएगा, R1 के इक्वल आएगा, क्योंकि इस साइड तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। तो इसका मतलब R इक्विवेलेंट किसके इक्वल आएगा, R1 के, जो किसके इक्वल आएगा, 2 ओम के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा, 2 ओम, क्योंकि R1 की वैल्यू 2 ओम गिवन है ना। कह रहा है इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना बन जाता है, 2 ओम बन जाता है। इफेक्ट मतलब R इक्विवेलेंट 2 ओम गिवन है, 2 ओम का मतलब ये R इक्विवेलेंट 2 ओम है, तो ये R इक्विवेलेंट किसके बराबर था, R1 के। तो ये अगर 2 ओम के इक्वल गिवन है तो R1 आपको गिवन है 2 ओम है। अब आपको क्या निकालना है, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर दैट गोट ब्रोकन वाज, मतलब जिस वायर को तुमने तोड़ा है उसका रेजिस्टेंस बताओ, मतलब हमें R2 निकालना है। अब हमें पता है दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में हो तो उनके इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 1/R इक्विवेलेंट किसके इक्वल आएगा, नीचे तो दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी और ऊपर दोनों का क्या हो जाएगा, सम। और इसका अगर 1/R इक्विवेलेंट ये आया है तो R इक्विवेलेंट क्या करेंगे, इसका अपोजिट हो जाएगा, R1 प्लस R2। तो हमें अगर हम ऊपर वाला केस देखेंगे, ये नीचे वाला केस तो इसलिए गिवन था कि R1 की वैल्यू उसने डायरेक्ट न देके थोड़ा इनडायरेक्ट कंसेप्ट यूज किया। तो यहाँ पर R इक्विवेलेंट कितना है दोनों का, 6/5 ओम। तो 6/5 रख दिया। R1 कितना था, 2, और R2 हमें निकालना है, तो R1 की जगह 2 रख दिया, 2 प्लस R2। तो 2R2/2 प्लस R2 हो गया। अब इन दोनों की क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 की मल्टीप्लाई 2 प्लस R2 से होगी और 5 की मल्टीप्लाई 2R2 से होगी। तो 5 दूनी 10 R2 हो जाएगा, 6 दूनी 12 प्लस 6 R2 इक्वल टू 10 R2 आ गया। तो 6 R2 अगर हम उस साइड लेके जाएंगे तो 10 माइनस 6 4 R2 रह जाएगा इक्वल टू 12। तो R2 किसके इक्वल आ जाएगा, 12/4 इक्वल टू 3 ओम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी इज द राइट आंसर होगा, कि जो ब्रोकन वायर आपने करी है उसका रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ अ ब्लॉक मूविंग अपॉन, मतलब एक ब्लॉक है जो मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, ऑन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन ऐसा ही होता है, इंक्लाइंड प्लेन ये रहा आपका इंक्लाइंड प्लेन, और ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा। यहाँ से कोई ब्लॉक चला है, ठीक है ना, ए ब्लॉक मूविंग अपॉन मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, ऑन इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर की तरफ जा रहा है।
एट 30 डिग्री, मतलब कितना एंगल है, इंक्लाइंड प्लेन एट कितने एंगल पर है, 30 डिग्री, मतलब ये आपको कितना गिवन है, 30 डिग्री गिवन है आपको। और विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, मतलब जब ये शुरू में यहाँ से चढ़ना स्टार्ट किया तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 5 मीटर पर सेकंड। स्टॉप आफ्टर 0.5 सेकंड, मतलब यहाँ से 0.5 सेकंड के बाद ये स्टॉप हो गया, मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। तो ये हम सोच सकते हैं कि अगर उसकी स्पीड कम हो रही है, मतलब वो रुक रहा है, तो उसका एक्सलरेशन कैसा रहा होगा, शुड बी नेगेटिव, मतलब उसका एक्सलरेशन नेगेटिव रहा होगा और रहे बीगा, क्योंकि उसकी स्पीड जो है डिक्रीज हो रही है। स्पीड कब डिक्रीज होती है, जब एक्सलरेशन कैसा होता है, नेगेटिव। तो ये बात श्योर है कि उसका एक्सलरेशन नेगेटिव आएगा। तो फाइनल इनिशियल वेलोसिटी 5 थी, फाइनल 0 हो गई, और 0.5 सेकंड के बाद ये स्टॉप हो गया था, तो इसका एक्सलरेशन नेगेटिव, मतलब जब ये ऊपर की तरफ चढ़ रहा होगा तो इसका एक्सलरेशन नेगेटिव रहा होगा। एक्सलरेशन नेगेटिव का मतलब अगर हम ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव माने तो इसका एक्सलरेशन टोटल कहाँ लगा होगा, बैक साइड में लगा होगा, ठीक है ना। तो तभी तो एक्सलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आएगी। ये तो मैंने डायरेक्शन बताई है, डायरेक्शन ऑफ एक्सलरेशन। तो डायरेक्शन ऑफ एक्सलरेशन मतलब जो नेट एक्सलरेशन की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड आएगी, और तभी आपका ये क्या होगा, स्टॉप होगा। अब इसको कैसे करोगे, फर्स्ट टाइम तो हमें ये भी पहले तो ये देखना पड़ेगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी से हम एक्सलरेशन निकाल सकते हैं। लेकिन पहले तो ये चेक करते हैं कि ये इक्वेशन हम तब लगा सकते हैं जब हमारा एक्सलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। इस पे एक तो mg देखो, पहले कर लेते हैं। अगर मान लेते हैं ये यहाँ पर है ब्लॉक जिसका मास कितना है, m है, थीटा ये एंगल है, तो इस ब्लॉक पे एक तो ग्रेविटी की वजह से फोर्स लगेगी mg, mg अगर नीचे लगेगी तो ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल आएगा 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना आएगा, थीटा, तो ये हो जाएगा mg कोस थीटा, और इस साइड कंपोनेंट हो जाएगा mg साइन थीटा। मतलब इस mg फोर्स को आपने दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लिया, एक mg कोस थीटा, एक mg साइन थीटा। तो एक तो mg साइन थीटा लग रही है नीचे, और इसने पूछा क्या था, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विल बी नियरली। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का मतलब ये जो है ना, ये रफ सरफेस है, अगर ये रफ सरफेस है तो इसका कुछ ना कुछ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा। मान लेते हैं इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो इसके पीछे की तरफ अगर ये ब्लॉक आगे की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ। ये आपकी एफ लग गई फ्रिक्शनल फोर्स, एफ क्या लग गई, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, एफ क्या लग गई, फ्रिक्शनल फोर्स लग गई। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितनी लगती है, एफ इक्वल टू म्यू इनटू में नॉर्मल लगता है, म्यू तो म्यू ही है। और ये देखो, इस ब्लॉक ने इस सरफेस को नॉर्मल दिया, इस सरफेस ने इस ब्लॉक को दिया, तो ब्लॉक पे टोटल नॉर्मल कितना लग रहा है, एन। तो एन किसके इक्वल होगा, एम जी कोस थीटा के। तो फोर्स किसके बराबर आ गई, म्यू इनटू में एम जी कोस थीटा। फोर्स किसके बराबर आ गई, म्यू इनटू में एम जी कोस थीटा। तो देखो, अब ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम तो ये सोच के चल रहे हैं कि ये ऊपर की तरफ ए एक्सलरेशन से जा रहा है। ऊपर की तरफ कितने एक्सलरेशन से जा रहा है, ए से। तो आगे की तरफ तो कोई फोर्स नहीं लग रही, जीरो माइनस दिस फोर्स इक्वल टू एम में। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एफ इक्वल टू एम में। तो जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है उसी डायरेक्शन में अगर हम एक्सलरेशन माने, तो उस साइड की फोर्स में से बैक साइड की फोर्स घटानी होती है ना। तो जीरो माइनस में नीचे फोर्स क्या है, एम जी साइन थीटा है, प्लस म्यू एम जी कोस थीटा है, इक्वल टू किसके कर दिया, एम ए के बराबर कर दिया। तो ये जो माइनस है ये माइनस उस साइड चला जाएगा, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कोस थीटा इक्वल टू माइनस का एम ए। तो m से ये कैंसल आउट हो जाएंगे कॉमन लेके दोनों साइड से, तो माइनस का a किसके इक्वल आ जाएगा, g साइन थीटा प्लस का म्यू इनटू में g कोस थीटा। देखो g जो है वो भी कांस्टेंट रहेगा, थीटा भी फिक्स है, म्यू भी फिक्स है, मतलब एक्सलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट एक्सलरेशन से जाएगा। अगर वो एक्सलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, वो एक्सलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन एक्सलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा उसका। तो यहाँ से भी देखो,
ये जो म्यू है ये भी पॉजिटिव होता है, थीटा 30 डिग्री है तो ये भी पॉजिटिव आएगा, जी भी पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी, लेकिन कांस्टेंट आएगी, कांस्टेंट आएगी लेकिन नेगेटिव आएगी। और यही हमने पहले देखा था कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव होती है, लेकिन ये यहाँ से पता लग गया कि कांस्टेंट है। वो हम पहले भी सोच सकते थे कि कांस्टेंट होगी क्योंकि उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो चेंज नहीं हो रही, फ्रिक्शनल फोर्स और mg साइन थीटा की ये जो दोनों फोर्स लग रही है ये चेंज नहीं हो रही। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इस फॉर्मूले में थीटा पता है, जी पता है, एक्सेलरेशन और पता लग जाए तो हम म्यू निकाल लेंगे। तो एक्सेलरेशन हम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन तुम्हारा कांस्टेंट है तो तुम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v किसके इक्वल है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 5 थी, प्लस ए हमें निकालना है और टाइम कितने टाइम में वो रुकी है, 5/10। तो यहाँ से 5 दूनी 10 तो a/2, ये 5 उस साइड, मतलब a/2 किसके इक्वल आ जाएगा, -5 के इक्वल आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब एक्सेलरेशन देखो वैल्यू में नेगेटिव आया और आना भी चाहिए था। तो यहाँ पर अगर हम एक्सेलरेशन की वैल्यू रख देंगे, -10 रखेंगे तो ये प्लस का 10 हो जाएगा, इक्वल टू अगर हम g की वैल्यू 10 ही रख देते हैं क्योंकि आंसर जो है नियरली पूछा हुआ है, तो 10 इंटू में 1/2 प्लस म्यू इंटू में 10 इंटू में √3/2। तो ये 10 जो है दोनों साइड से कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 1 रह गया, यहाँ पे 1/2 प्लस का √3/2 ए रह जाएगा, सॉरी √3/2 म्यू। तो यहाँ से 1/2 अगर इधर जाएगा तो 1 माइनस हाफ तो हाफ ही रह जाएगा, इक्वल टू √3/2 म्यू, 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से जो म्यू है वो √3 इस साइड आएगा तो म्यू किसके इक्वल आ जाएगा, 1/√3। तो जब हम 1 को √3 से डिवाइड करेंगे तो म्यू की वैल्यू आएगी 0.578। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि म्यू की वैल्यू जो है नियर बाय पूछ रहा है तो 0.578 है, तो ये 0.6 के नियर अबाउट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका बी इज द राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे कर, देखो एक अच्छा क्वेश्चन था जो 1 मिनट में सोल्व नहीं हो सकता था, लेकिन फिर भी हमें करना था क्वेश्चन को अटेम्प्ट कि कैसा होगा। तो सबसे पहले देखा कि इसके ऊपर जो फोर्सेज लगेगी टोटल, उन फोर्सेज को ma के बराबर किया, फिर हमने एक्सेलरेशन यहाँ से निकाला, वो पुट किया, वो पुट करने के बाद हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू हमें मिल गई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन टू बॉडीज मूव यूनिफॉर्मली टुवर्ड्स ईच अदर। मतलब जब दो बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है एक दूसरे की तरफ, मतलब यूनिफॉर्मली का मतलब है मान लो ये ऑब्जेक्ट ए है, अगर इसकी स्पीड v1 है तो वो चेंज नहीं हो रही v1, और इसकी स्पीड अगर b की v2 है तो वो चेंज नहीं हो रही v2, मतलब ये एक समान स्पीड से, मतलब उनकी जो स्पीड है वो इक्वल नहीं है लेकिन वो चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ। इस ये अगर v1 से चल रहा है तो v1 से ही चलेगा, ये अगर v2 से चल रहा है तो ये v2 से ही चलेगा। तो जब टू बॉडीज मूव यूनिफॉर्मली टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब जब एक दूसरे की तरफ आती है तो जो डिस्टेंस है डिक्रीजेज बाय 6 मीटर पर सेकेंड, तो डिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है। और लेकिन अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव करेगी तो उनकी उसी स्पीड से जो पहले मूव कर रही थी, तो जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाती है बाय 4 मीटर पर सेकंड। मतलब अगर वो एक दूसरे की तरफ आएगी तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो रही है, किस रेट से डिक्रीज हो रही है, 1 सेकंड में 6 मीटर, 6 मीटर पर सेकंड से। लेकिन दोनों बॉडी अगर सेम डायरेक्शन में मूव करती है विद द सेम स्पीड, सेम स्पीड मतलब जो ऊपर जो आपने स्पीड ली है v1 और v2 उसी से अगर मूव करती है तो उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाती है 4 मीटर पर सेकंड से। देन द स्पीड ऑफ द टू बॉडीज, मतलब उन दोनों बॉडीज की स्पीड क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन में हम रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज करते हैं कि मान लेते हैं ए और बी दो ऑब्जेक्ट है, ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, इसकी स्पीड v1 है, इसकी स्पीड v2 है, तो इनके बीच की डिस्टेंस कम होगी, ये 1 सेकंड में v2 दूरी तय करेगा, ये 1 सेकंड में v1, तो इनके बीच की डिस्टेंस 1 सेकंड में कितनी कम हो जाएगी, ये भी और ये भी दोनों ऐड हो जाएगी।
ये मान लो 2 मीटर चला, ये 3 मीटर चला, तो 2 और 3 5 से कम हो जाएगी, तो यहाँ पर ऐड करना होगा। तो यहाँ पर जो v1 प्लस v2 है वो क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी की टर्म में समझ लीजिए, कि एक सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि ये अगर 1 सेकंड में चल रहा है v1, ये 1 सेकंड में चल रहा है v2, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज कितनी हो जाएगी 1 सेकंड में, v1 प्लस v2, और वो आपको कितना गिवन है, 6। समझ आ गया। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन की बात करें कि ये ए जो है v1 से मूव कर रहा है और बी जो है वो v2 से मूव कर रहा है, यहाँ पर समझिए अगर इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रही है, वो इंक्रीज कब हो सकती है, जब बी वाला फास्ट चलेगा तभी तो तभी तो बढ़ पाएगी डिस्टेंस। अगर मान लो ये 5 से चल रहा है, ये 2 से चल रहा है, तो इसका मतलब ये जो है तेज चल रहा है, तेज चल रहा है तभी तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कम होती रहेगी। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो v2 है ये v1 से क्या होगा, ज्यादा होगा। और अब हम अगर रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज करें, मान लेते हैं ये 5 चला, ये 2 चला, तो ये इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी बढ़ गई होगी, 3 बढ़ गई होगी 1 सेकंड में, क्योंकि 5 ये चल गया लेकिन 2 ये भी तो चल गया होगा, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 3 से बढ़ गई होगी। तो अगर डिस्टेंस बढ़ी है वो कितनी बढ़ेगी, v2 माइनस v1। इसने 1 सेकंड में v2 दूरी तय करी, इसने 1 सेकंड में v1 डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो v2 माइनस v1 वो डिस्टेंस आ जाएगी जो बढ़ गई 1 सेकंड में इनके बीच की। और वो कितनी दे रखी है, v2 माइनस v1 4 गिवन है, कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 4 से बढ़ रही है 1 सेकंड में। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। v2 प्लस v1 किसके इक्वल है, 4 के, और v2 प्लस v1 किसके इक्वल है, 6 के, और v2 माइनस v1 किसके इक्वल है, 4 के। दोनों को ऐड कर लेते हैं, ऐड करेंगे तो v1 से v1 कट जाएगा, 2v2 किसके इक्वल आ जाएगा, 10 के, तो v2 किसके इक्वल आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड के, तो v2 आ गया। तो ये 2 इस साइड चला जाएगा, 10/2 5 हो जाएगा। और v2 की वैल्यू 1 में रख दो, v2 प्लस v1 कितना था, 6, v2 की जगह 5 रखोगे तो ये 5 उस साइड जाके -5 हो जाएगा, तो v1 कितना आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड। तो देखो ऐसा ही हमने पढ़ा था, एक्सपेक्ट किया था कि v2 जो होगा वो ज्यादा होगा v1 से, और वो ही हो रहा है, क्योंकि इनके बीच की जो डिस्टेंस को बढ़ाने के लिए इसकी स्पीड का ज्यादा होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए v2 5 आया है, v1 1, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट की स्पीड पूछी है तो 5 और 1 होगी। तो देखो ऐड करके देख लो 6 आएगी, सब्ट्रैक्ट करके देख लो 4 आएगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी इज द राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपने रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव वेलोसिटी का जो कंसेप्ट है वो यूज किया। जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ आते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाती है उन दोनों की, और जब दूर जाते हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। लेकिन ज्यादा में से कम घटाएंगे हम तो, क्योंकि अगर इंक्रीज हो रही है तो ये ज्यादा होगी, तो ज्यादा में से कम घटा दो। यहाँ पर कोई मैटर नहीं करता v2 प्लस v1 कर रहे हो या v1 प्लस v2 कर रहे हो, क्योंकि एडअप में क्या है, ये चीज a प्लस b प्लस a के बराबर होता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए ये कंसेप्ट अगर आप यूज करोगे तो आप दोनों की वेलोसिटी निकाल सकते हो। अब देखिए अनदर क्वेश्चन क्या है, ए बॉल एक्स इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, मतलब एक बॉल को आपने वर्टिकली अपवर्ड क्या कर दिया, थ्रोन कर दिया विद स्पीड यू स्पीड से ऊपर की तरफ फेंक दिया। मान लेते हैं ये एक एक्स बॉल है जिसको आपने ऊपर की तरफ यू स्पीड से फेंक दिया, ये ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। एट द सेम इंस्टेंट, मतलब उसी टाइम पर एक बॉल और थी वाई वाली जिसको आपने ड्रॉप किया है। ड्रॉप का मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड कितनी है, उसकी 0 है, कितनी है 0, तो वो नीचे की तरफ आएगी। तो ये दो कंसेप्ट है कि ए बॉल एक्स इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, तो एक बॉल एक्स को आपने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया विद स्पीड यू। एट द सेम इंस्टेंट अनदर बॉल वाई इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, मतलब वाई बॉल को आपने ड्रॉप किया या रिलीज किया, मतलब छोड़ दिया जस्ट एच हाइट ऊपर से। कितनी हाइट ऊपर से छोड़ दिया आपने उसको,
एच हाइट ऊपर से आपने उसको छोड़ दिया, ठीक है, ड्रॉप कर दिया, या फिर ये समझ लो रेस्ट से फेंक दिया, रिलीज कर दिया, मतलब जस्ट छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया। एट टाइम टी पर स्पीड ऑफ एक्स की रिलेटिव टू वाई, मतलब ये वी एक्स वाई पूछ रहा है। वी एक्स वाई का मतलब होता है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एक्स की, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एक्स की विद रिस्पेक्ट टू वाई पूछ रहा है। मतलब वेलोसिटी जो एक्स की आएगी किसी टाइम टी पर, उसमें से वेलोसिटी वाई की घटा देना उस टाइम पर, यही आपको करना है, वी एक्स माइनस वी वाई करना है। सबसे पहले देखिए हम एक्स की बात कर लेते हैं। फॉर एक्स, एक्स की बात करेंगे तो हमारा मान लेते हैं कि एक्स की बात कर रहे हैं, तो ये चीज एक्स वाली ऊपर की तरफ जा रही है, और अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन को क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या लेते हैं, नेगेटिव, तो एक्सलरेशन आपका किसके इक्वल आएगा, माइनस जी के इक्वल आएगा, और यू तुम्हारा पॉजिटिव रहेगा, तो वी वेलोसिटी v इक्वल टू यू प्लस ए टी का अगर कंसेप्ट लगाओगे, किसी भी टाइम t पर x की जो वेलोसिटी है वो इनिशियली तो u है, और u आपको क्या लेनी पड़ेगी, पॉजिटिव, एक्सलरेशन माइनस g के बराबर है, टाइम t है, तो वेलोसिटी तो x की आ गई किसी भी टाइम t पर। लेकिन फॉर y की बात करोगे, y के लिए क्या होगा, यहाँ से आपने उसको जस्ट क्या किया है, ड्रॉप किया है, तो कैसे निकालोगे वी वाई को, वी वाई अगर आपने ड्रॉप किया है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी तो कितना आएगा, इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो आएगा, और जब ये नीचे की तरफ आ रहा होगा तो एक्सलरेशन अगर हम इसी साइन को यूज करें तो एक्सलरेशन किसके इक्वल होगा, माइनस जी के। तो किसी भी टाइम पर जो वेलोसिटी होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी निकालोगे तो वी वाई किसके बराबर आएगा, यू वाई तो जीरो इनिशियल वेलोसिटी, और एक्सलरेशन माइनस का जी टी, तो वी वाई कितना आ जाएगा, माइनस का जी टी, और ये नेगेटिव आना भी चाहिए क्योंकि इसकी जो स्पीड है या वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है, और नीचे की तरफ हमने क्या लिया हुआ है, नेगेटिव। तो वेलोसिटी ऑफ एक्स की विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालोगे तो वेलोसिटी ऑफ एक्स माइनस वेलोसिटी ऑफ वाई निकालोगे, तो यू माइनस जी टी माइनस माइनस जी टी, तो ये रख दिया वी वाई की जगह, तो u माइनस जी टी, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस जी टी हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल, तो वी एक्स वाई कितना आ जाएगा, u। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ x की विद रिस्पेक्ट टू y कितनी आ जाएगी, u। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो c इज द राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को क्या कह रहा था कि एक ऑब्जेक्ट x को आपने u स्पीड से ऊपर की तरफ फेंका, उसी टाइम पर आपने किसी बॉडी y को ड्रॉप कर दिया h हाइट ऊपर से, और ड्रॉप किया है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। तो आपसे वेलोसिटी या स्पीड ऑफ x की रिलेटिव टू y, मतलब x की स्पीड y के रिस्पेक्ट में पूछ रहा था, तो ये कैसे निकालते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ x की विद रिस्पेक्ट टू y, तो vx में से vy घटा देते हैं, वेलोसिटी ऑफ x माइनस वेलोसिटी ऑफ y, जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसकी स्पीड घटा देते हैं या वेलोसिटी घटा देते हैं। x की बात करोगे तो ऊपर की तरफ जा रहा है u स्पीड से इनिशियली, तो किसी भी टाइम पर वेलोसिटी कितनी आएगी, u प्लस ए टी, एक्सलरेशन नेगेटिव का माइनस जी क्यों लेना पड़ा, क्योंकि ऊपर वाली डायरेक्शन आपने पॉजिटिव ली है, नीचे वाली डायरेक्शन आपने नेगेटिव ले रखी है। y के लिए भी यही चीज यूज होगी कि वो नीचे की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी नेगेटिव होगी, और वही नेगेटिव आ रही है क्योंकि हमने नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव ली थी। तो वेलोसिटी ऑफ एक्स की विद रिस्पेक्ट टू वाई आप ऐसे निकाल सकते थे, तो इसका राइट आंसर सी आया। तो ये थे आपके 5 क्वेश्चन जो बहुत अच्छे लेवल के थे, जो एच टेट पीजेटी फिजिक्स लेवल में आने वाले क्वेश्चन थे, लेकिन इन्होंने टीजेटी साइंस में दिए हुए थे। जो कंसेप्ट हम 10th लग कभी यूज भी नहीं करते, 11 12th के कंपटीशन में यूज किए जाते हैं, वो क्वेश्चन यहाँ पर गिवन थे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।